प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर सामाजिक उत्थान या जन कल्याण संबंधी कार्य करने हो। और इस टॉपिक के हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। एक एडल्ट लिटरेसी संस्थान द्वारा दिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा निम्न सूचनाओं के आधार पर क्या तैयार करना है? आय अव्यय खाता, आरंभिक तुलन पत्र जो है, बैलेंस शीट जो है आपको तैयार करनी है। क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है आपको प्राप्ति भुगतान खाता कुछ इस प्रकार से, और कुछ जो है सामान्य सूचनाएं दी गई है, जैसे बकाया चंदा 31 दिसंबर 2016 को जो दिया हुआ है 2000 रुपये, और 31/12/2017 को जो दिया हुआ है आपका 1500 रुपये। सब्सक्रिप्शन संस्था की आय होती है। 31 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2017 यानी जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बकाया है वह तो है 1500, और लास्ट ईयर का जो बकाया है वो आपको दे रखा है 2000 रुपये। आय व्यय खाते में हम केवल करंट ईयर से संबंधित लिखते हैं, चाहे वे प्राप्त हो अथवा बकाया। नेक्स्ट लिखता है 31 दिसंबर 2017 यानी वर्ष की समाप्ति पर बकाया वेतन लिखता है 600। तो निश्चित रूप से इसे चालू वर्ष के खर्चों में शामिल किया जाएगा। आगे लिखता है 1 महीने का किराया अग्रिम भुगतान किया गया। किराया जो कि वर्ष भर का था, 1 महीने का एडवांस चुकाया गया, यानी अगले वर्ष का भुगतान किया गया है। तो निश्चित रूप से जो अगले वर्ष का किराया चुकाया गया है उसे हम घटाएंगे, क्योंकि आय व्यय खाते में सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदें लिखी जाती है, अगले वर्ष या पिछले वर्ष की नहीं। अगली सूचना दे रखी है 1 जनवरी 2017 यानी वर्ष के प्रारंभ में। क्या सूचना है? फर्नीचर जो है आपके पास में 12,000 की है, और पुस्तकें जो दे रखी है वो है 5,000 की। एडिशनल इंफॉर्मेशन सूचनाएं जो है हमें दी गई है। और प्राप्ति भुगतान खाता क्या कहता है? प्राप्ति भुगतान खाता कहता है रोकड़ और बैंक का प्रारंभिक शेष। तो निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा, रोकड़ और बैंक का जो प्रारंभिक शेष है वो आय व्यय खाते में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? अगर आपको प्रारंभिक तुलन पत्र बनाना हो तो उसमें हस्तांतरित किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 16, 17 और 18 हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है, यानी जो 2017 से संबंधित सब्सक्रिप्शन है वह राशि ली जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल 28,200 लेकर के इन दोनों को घटा दें, एक ही बात है। आगे लिखता है पुराने अखबारों का विक्रय 1250, सरकार द्वारा सहायता 12,000 रुपये का ग्रांट मिल रहा है। पुराने फर्नीचर का विक्रय कितने पर किया गया है? 3,700 पर, जबकि लागत मूल्य है 5,000। तो निश्चित रूप से 1,300 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हानि को कहाँ लिखते हो? आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। आगे लिखता है स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज जो दे रखा है 450, तो अपनी इनकम है, आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएगी। अन्य और क्या क्या दिया हुआ है? सामान्य व्यय, अखबार, विद्युत, सारा एक्सपेंडिचर है, कहाँ आएंगे? आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। बाद में लिखता है बैंक में स्थायी जमा 18,000। तो बैंक में जो जमा किया जाता है वह संपत्ति है, बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन इस पर अगर ब्याज है वो आपकी निश्चित रूप से आय व्यय खाते के इनकम साइड में जाएगी। तो कितना ब्याज है? देखिए 30 जून 17 को 10% प्रति वर्ष की दर से। तो 30 जून को अगर फिक्स डिपॉजिट है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने का अपने को 18,000 पर 6 महीने का 10% से ब्याज निकालना है।
तो 18,000 का 6 महीने का 10% से आता है 900। 900 में से देखिए 450 तो हमने प्राप्त कर लिया था, लेकिन 450 बकाया के रूप में आय व्यय खाते में लिखा जाएगा। किस प्रकार, अभी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। पुस्तकें 7,000, संपत्ति है वेतन, किराया, डाक व्यय, सारे के सारे क्या है, खर्च। अगर इनमें से कुछ राशि बकाया या एडवांस है तो समायोजन करते हुए चलेंगे। फर्नीचर का क्रय आय व्यय खाते में नहीं आता है, तो बनाए अपने आय व्यय खाता। पहले ये देख लीजिए, बकाया एक तो चंदा, वेतन और किराया, तीन चीजों में बकाया अग्रिम का एडजस्टमेंट है। एक सब्सक्रिप्शन पर, एक आपको दे रखा है वेतन पर, और तीसरा है आपका किराए पर। सबसे पहले यहां पर सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करते हैं 26,500। कितना है, 26,500। और प्रारंभिक बकाया जो है 2,000, अंतिम बकाया है 1,500। तो जो प्रारंभिक बकाया था वो तो वैसे भी शामिल नहीं है इस 26,500 में, करंट ईयर का है। लेकिन जो अंतिम बकाया है, ये जो 1,500 रुपए, इसको हम जोड़ करके लिखेंगे। किस प्रकार, सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको कितना, 26,500, ये हम लिख देंगे 26,500। और करंट ईयर का कितना बकाया दे रखा है, करंट ईयर का जो बकाया दे रखा है वो है 1500 यानी 1,500 रुपए। ये यहां पर आ जाएगा 1,500। अब देखिए गत वर्ष का समायोजन क्यों नहीं किया गया है। ये जो लास्ट ईयर का 1,200 या करंट नेक्स्ट ईयर का 500 है, ये इसमें जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर हम 28,200 लेते तो इन दोनों को घटाते, जबकि ऐसा है ही नहीं। हमें चालू वर्ष का अलग से प्राप्त राशि है 26,500, इसमें चालू वर्ष का बकाया राशि हमने जोड़ लिया। अब क्या दे रखा है, पुराने अखबारों का विक्रय 1,250, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये दे रखा है 1,250 रुपए। क्लियर है यहां तक। अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखता है, सरकार से सहायता 12,000 रुपए। कोई उद्देश्य विशिष्ट हो तो पूंजीगत, नहीं तो आयगत में ले लेंगे। तो 12,000 आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट 12,000 यानी 12,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्थायी पुराने फर्नीचर का जो विक्रय है कितने पर, 3,700 पर, जबकि पुस्तक मूल्य है 5,000। तो 1,300 रुपए का क्या हुआ, लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,300 डेबिट पक्ष में आ जाएगा। कहां से आया 1,300, 5,000 का हमने 3,700 में बेचा है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, स्थायी जमा पर ब्याज जो है वो 450 है। 450 तो प्राप्त हो गया, बकाया कितना है, तो यहां लिखता है 30 जून को 10%, तो 6 महीने का 900 रुपए ब्याज होता है। 450 जो है प्राप्त हो गया, तो बाकी के 450 क्या आ जाएंगे, बकाया। ये अपने 450 एक्रूड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना 450। टोटल आ जाएगा 900। अगर कंफ्यूजन होता है तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, 18,000 का 10%, 6 महीने का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 900 रुपए आना चाहिए। 450 प्राप्त हो तो 450 क्या आ जाएगा, बकाया आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर ली, जो रिसिप्शन पेमेंट है उसकी डेबिट पक्ष की जो मदें हैं उनका हस्तांतरण कर लिया। अब क्रेडिट पक्ष की तरफ सामान्य व्यय दे रखा है 3,200। क्या किसी प्रकार का समायोजन है, नहीं है, डेबिट पक्ष में आ जाएगा 3,200 रुपए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, अगली सूचना है अखबार के 1850। तो ये भी आयगत मद है ना, खर्चा है, डेबिट पक्ष में आ जाएगा 1850। ये न्यूज़पेपर 1850। अगली मद क्या दी गई है, अगली मद दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का 3,000। इलेक्ट्रिसिटी में कोई समायोजन है,
कोई समायोजन नहीं है, तो 3000 जो है एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का 3000 रुपए। अगली सूचना क्या दी गई है? अगली सूचना है फिक्स डिपॉजिट तो आता नहीं है आयव्यय में, और फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। पुस्तकें आएगा नहीं, पूंजीगत मद है। अगला क्या बचता है? सैलरी 3600। सैलरी के बारे में बकाया संबंधी समायोजन भी थे। कौन कौन से? ये देखिए, सैलरी का लिखा है 600 रुपए जो है आपका आउटस्टैंडिंग है, तो निश्चित रूप से इस 600 रुपए की राशि को जोड़ा जाएगा। बकाया को इसमें क्या करेंगे? 3600 रुपए में जोड़ेंगे। तो 3600 जो चुकाया गया है और 600 जो बकाया है, तो टोटल आ जाएगा 4200। चले अगली मद पर। नेक्स्ट मद देखिए क्या कहता है। किराया लिखता है 6500। किराए के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी क्या? 1 महीने का किराया अग्रिम भुगतान किया गया है, तो 1 महीने का इसमें से लेस कर देंगे। कितना दे रखा है आपको? 6500। तो साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीने का एडवांस चुकाया, यानी ये जो 6500 है ये 13 महीने का है। हमें 1 महीने का जो एडवांस है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। कैसे? तो रेंट जो है वो आ जाएगा आपका, ये 6500 तो गिवन है, इसमें से जो 1 महीने का एडवांस है वो हम इस तरह से निकाल लेंगे 1/13 500, और ये 6000 रुपये अपनी क्या हो जाएगी? एक्सपेंडिचर, क्योंकि 12 महीने का ही लेना है। 1 महीने का एडवांस है, वह राशि जो है यहाँ पर घटा दी गई है। अगली इंफॉर्मेशन देखिए। अगला इंफॉर्मेशन है डाक व्यय जो दे रखा है वो दे रखा आपको 300 रुपए। कितना दे रखा है डाक व्यय? ये दे रखा आपको 300 रुपए। इस प्रकार से ये क्या तैयार कर दिया हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। अब क्या करते हैं? इसकी क्रेडिट पक्ष की टोटल अलग करते हैं, डेबिट पक्ष की टोटल जो है वो अलग करेंगे। कितना आ जाएगा टोटल? 42 के अंदर ये 12 जोड़ा 40, 41 और 42,150 जो है अपनी टोटल आ जाएगी। ये 42,150, और 42,150 में से ये सारी मदें जो है घटा दी जाएगी। 1300, 3200, 1800, 3, ये सारा मदें जब आप लेस करोगे तो आपका सरप्लस जो आएगा वो आ जाएगा 22,300 रुपए। टोटल लगा देंगे 42,150, और बैलेंसिंग फिगर आती है, अंतर की राशि होती है। ये कहाँ से आएगा? 22,300, यह अंतर की राशि से आएगा। इस प्रकार जो अपने को सूचनाएं दे रखी है, इससे हमने क्या बना लिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समाप्त हुए वर्ष के लिए। अब इसी में हमें अगर तुलन पत्र बनाना हो, बैलेंस शीट अगर बनाई जानी हो, तो किस प्रकार से बनेगी? इनकम एक्सपेंडिचर में केवल और केवल आयगत मदें आती है, जबकि जो पूंजीगत मदें हैं वो कहाँ जाती है? तुलन पत्र में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है प्राप्ति और भुगतान खाते की, या जो अतिरिक्त सूचनाओं के रूप में जो इंफॉर्मेशन है, इनमें से जो पूंजीगत मदें हैं या बकाया अग्रिम संबंधी समायोजन है, वह चिट्ठे में हस्तांतरित होंगे। और यदि प्रारंभिक पूंजी शेष नहीं दिया गया है तो उसकी गणना कहां से करेंगे? प्रारंभिक तुलन पत्र की सहायता से। तो देखिए प्रारंभिक में क्या क्या चला जाएगा? बकाया चंदा जो प्रारंभ में था वो तो प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाएगा, और जो अंतिम बकाया है वह कहाँ जाएगा? अंतिम बैलेंस शीट में। वेतन बकाया, किराया बकाया, ये एंड का बकाया दे रखा है, वो अंतिम बैलेंस शीट में आएगा। और वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर 12,000, पुस्तकें 5,000, ये प्रारंभिक चिट्ठे में हम ले लेंगे। अतिरिक्त में क्या दे रखा है अपने को? रोकड़ और कैश का जो प्रारंभिक शेष है, यह भी क्या है? अपनी प्रारंभिक तुलन पत्र में हस्तांतरण होने वाली राशियां हैं, उनको भी हस्तांतरित करेंगे। किस प्रकार से? ये अपना क्या बनेगा? प्रारंभिक बैलेंस शीट, यानी दिसंबर 31, 2016 का। जो इस साल का बनेगा वो कब का बनेगा? 31 दिसंबर
2017 का। इसके अंतर्गत सूचनाएं जो है वो लिखी जानी है। कहां से आएगी सूचनाएं? सबसे पहले अपने देखते हैं सब्सक्रिप्शन जो है बकाया अपना 31 दिसंबर 2016, जब अपना पिछला वर्ष जब समाप्त हुआ या वर्ष के प्रारंभ का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2000 यानी 2000। यह राशि अपने को ट्रांसफर करनी है कहां पर? बैलेंस शीट जो प्रारंभिक है। इसके अंतर्गत देखो 1200 रुपए तो अपने को प्राप्त हो गया, तो एंड में भी 800 रुपया जो है इसका बकाया रहने वाला है। तो ये 2000 रुपए तो हम यहां पर लिख देंगे। 800 रुपए जो बकाया है वो कहां लिखेंगे हम? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंतर्गत जो है पिछले वर्ष वाले में ये 800 और आने वाला है। क्लियर है? अब देखो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आपको 31/12/2017 को सब्सक्रिप्शन जो है आपका 1500 बकाया। इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन 1500 बकाया है, तो वर्ष समाप्त होने वाली जो बैलेंस शीट है उसमें आ जाएगा आपका 1500 यानी 1500 रुपए सब्सक्रिप्शन। किस प्रकार से? ये यहां आ जाएगा आपका 1500। जो प्रारंभ की सूचनाएं हैं वो इस बैलेंस शीट में लेंगे, जो अंत की सूचनाएं वो यहां लिखी जाएगी। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन है। आगे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है 31/12/17 को बकाया वेतन 600 और अग्रिम किराया है 500। ये समाप्त हुए वर्ष के लिए है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसके अंदर बकाया वेतन तो चिट्ठे में चला जाएगा और जो अग्रिम किराया है वो चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, वेतन दायित्व में, और यह आ जाएगा आपका संपत्ति पक्ष में। किस प्रकार से? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको दे रखी थी वो कितना दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी? ये लिया था आपने ने 600, ये अपना आ जाएगा 600 रुपए क्लोजिंग के अंतर्गत। और किराया जो था एडवांस 500 रुपए, यह संपत्ति पक्ष में आ जाएगा। रेंट एडवांस आ जाएगा आपका 500। प्रारंभ से चलेंगे, जो जो सूचनाएं दे रखी है उनको वहां वहां अपने क्या है लिखते चलेंगे। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रारंभ में? अब देखिए 1 जनवरी 2017 यानी वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर 12,000 का, पुस्तकें हैं 5,000 की। जो प्रारंभिक बैलेंस शीट है उसमें फर्नीचर 12 और पुस्तकें 5,000 का आ जाएगा। ये फर्नीचर 12,000 की और पुस्तकें जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 5,000 यानी 5,000 रुपए। ये तो अतिरिक्त सूचनाएं ले ली। इसके बाद में क्या बचता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ये जो रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष है वो कहाँ जाएगा? प्रारंभिक बैलेंस शीट में। और जो अंतिम शेष है वो कहाँ जाएगा? अंतिम बैलेंस शीट में। तो पहले प्रारंभिक ले लेते हैं 4,000 और 15,550। बैंक का कितना दे रखा है? रोकड़ है 4,000 और बैंक का दे रखा है 15,550। ये हमने क्या ले लिए? रोकड़ के जो शेष है वो हस्तांतरित कर लिए। अब क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास में? जो अंतिम शेष है कैश और रोकड़ का वो लिख देंगे, लेकिन अंतिम बैलेंस शीट में 3,000 और 8,200। ये 3,000 और 8,200 जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है अपने को? ये अपने सामने जो है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते में देखिए यहां पर लिखता है पुराने फर्नीचर का विक्रय। पुस्तक मूल्य जो है वो कितना दे रखा है? 5,000। और फर्नीचर खरीदा भी है कितने का? 10,500। तो पहले कितना था? इसके अंतर्गत जो फर्नीचर खरीदा वो आ जाएगा, जो फर्नीचर बेचा है वह राशि लिख देंगे। तो फर्नीचर का क्या आ जाएगा? अंतिम शेष। तो 10,500 खरीदा, 5,000 का बेचा। फर्नीचर पहले कितना दे रखा था? 12,000 का। तो 12,000 का तो यहां पर ओपनिंग ले लेंगे। खरीदा कितने का है? 10,500। तो ये आपका आ गया 22,500।
जबकि बेचा कितने का था फर्नीचर, 5,000 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका फर्नीचर जो शेष है, 17,500। क्लियर है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्राप्ति भुगतान खाते में? प्राप्ति भुगतान खाते में और जो सूचनाएं दे रखी है वह है पुस्तकें खरीदी है हमने 7,000 की। जो पूंजीगत मदें ले ली वो नहीं, आयगत मदें जो ले ली वो नहीं आएंगी, पूंजीगत मदें आएगी। एक तो फिक्स डिपॉजिट आएगा 18,000 का, पुस्तकें आएंगी, रोकड़ का अंतिम शेष आएगा। तो क्या लिखेंगे अपने, बुक्स कितनी दे रखी थी अपने को? बुक्स का जो प्रारंभिक शेष है वो है, पहले जो दे रखा था आपको 5,000 का, 5,000 में से कितनी खरीद ली अपने ने? 7,000 की। ये क्या आ गई? बुक्स का प्रारंभिक शेष। कोई बुक्स बेची है क्या? नहीं बेची है, तो लिख देंगे 5 और 7 12,000 रुपए। बेची है तो घटा देंगे। 5,000 प्रारंभिक शेष, 7,000 हमने और खरीदी, ये हमारी आ जाएगी 12,000 यानी 12,000 रुपए। इसके अतिरिक्त क्या सूचनाएं हैं? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना था? 18,000 रुपए का, और उस पर ब्याज कितना बकाया था? 450, 450 का जो बकाया ब्याज है वह राशि भी उसमें जोड़ी जाएगी। ये आ गया आपका फिक्स डिपॉजिट 18,000, 450 जो इसमें बकाया है ये आपका आ जाएगा 18,450। ये राशियां हैं जो अपने यहां पर लिख देंगे। अब देखिए और क्या दे रखा है प्राप्ति भुगतान खाते में। ये तो पिछले वर्ष का बकाया है, 2,000 था, 1,200 आ गया, 800 और बकाया रह गया। ये जो एडवांस प्राप्त किया है इसको कहाँ लिखोगे? इनकम जो अग्रिम प्राप्त कर ली गई है। निश्चित रूप से ये अपना दायित्व है। दायित्व पक्ष में जो है 500 यानी 500 रुपए लिख दिया जाएगा। ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है 500। अब क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो कितना है ओपनिंग कैपिटल? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बताती है। इसका हम टोटल करेंगे 2 और 4, 6, 6 और 15, 21, 21 और 12, 33 और 5, 38, 38,550 में से अपने को है यह राशियां लेस करनी है। 17, 32 और 6, 38,550। ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 38,550। अगर यहाँ कोई राशि होती तो हम घटा देते। ये आपका 38,550। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या करना है अपने को। ये जो प्रारंभिक पूंजी आई है इस प्रारंभिक पूंजी को नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंतर्गत जो है हस्तांतरित किया जाएगा। किस प्रकार? ये 38,550 जो है यहां पर लिख देंगे। अब क्या करना है? सरप्लस की जो राशि है वह राशि इसके अंतर्गत जोड़ी जाएगी। कितना है सरप्लस? सरप्लस हमने निकाला ही था 22,300 रुपए प्रारंभिक पूंजी से इसमें जोड़ा जाएगा। तो 22,300 जो है हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 558 जोड़ेंगे तो 60,500 500 की जगह आ जाएगा अपना टोटल करने पर दोनों की जो टोटल है वो आ जाएगी 60850। इस प्रकार से जो है पूंजी कोष जो है यहां पर लिख दिया जाएगा। अब क्या करनी है? अब हमें इसकी क्या है? टोटल करनी है। टोटल कितनी आ जाएगी? 60 के अंतर्गत जो है 600 जोड़े तो 61,450 और 61,950। ये क्या आ जाएगी? इसकी टोटल आ जाएगी 61,950। इस प्रकार से जो है अपने को तुलन पत्र तैयार करना है। सीधी सी बात है। हमें प्राप्ति भुगतान खाता जो है दिया गया होगा। प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में प्राप्तियां जो लिखी हुई है या तो वे आयगत है या पूंजीगत है। अगर आयगत है तो आय व्यय खाते के जमा पक्ष में चली जाएगी, अगर पूंजीगत है तो निश्चित रूप से दायित्व पक्ष में आएगी।
इसी प्रकार प्राप्ति भुगतान खाते का जो क्रेडिट पक्ष है, जिसमें भुगतान की गई राशियां हैं, या तो वे आयगत भुगतान है या पूंजीगत भुगतान है। अगर आयगत है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में चला जाएगा, अगर पूंजीगत है तो निश्चित रूप से बैलेंस शीट में तुलन पत्र में संपत्ति पक्ष में उन राशियों का हस्तांतरण किया जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 31 मार्च 2018 को नारी कल्याण समिति के प्राप्ति और भुगतान खाते का शेष। अब देखिए, अगर प्राप्ति भुगतान देता है इसका मतलब नगद प्राप्ति कितनी है, नगद भुगतान कितना है, यह राशि दी गई है बिना आयगत पूंजीगत के भेद किए हुए। लेकिन जब आप आय व्यय खाता बनाएंगे, जब आप तुलन पत्र बनाएंगे, तब आपको आयगत पूंजीगत दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आयगत मदें हैं वे तो आय व्यय खाते में जाएगी और जो पूंजीगत मदें हैं वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, आपके चिट्ठे में जानी है। क्या इंफॉर्मेशन है, 750 रुपए का चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है, परंतु चंदे में 500 रुपए 2019 के सम्मिलित है। यानी सब्सक्रिप्शन जितना भी प्राप्त हुआ है अभी भी 750 तो बाकी है और 500 रुपए एडवांस प्राप्त कर लिया गया अगले वर्ष का, तो जो बकाया है वह तो जोड़ लेंगे और जो अगले वर्ष से संबंधित है उसे हम क्या कर देंगे, वहां से घटा देंगे, उस राशि को लेस किया जाएगा। वर्ष के आरंभ में संघ के पास 20,000 का तो भवन था, 3,000 का फर्नीचर था और 2,000 की पुस्तकें हैं। तो निश्चित रूप से जब आप प्रारंभिक चिट्ठा बनाएंगे पूंजी कोष की गणना के लिए इन तीनों ही राशियों को क्या किया जाएगा, संपत्ति पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। फर्नीचर पर 5% की दर से क्रय सहित, पुस्तक पर 10% और भवन पर 5% से क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन यानी हाश की गणना करनी है। हाश क्या होता है, खर्च होता है, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में जाएगा। तो ये तीनों ही जो हाश की राशियां वो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रारंभिक जो रोकड़ का शेष है प्रारंभिक तुलन पत्र में जाता है। सब्सक्रिप्शन 32,500 निश्चित रूप से इनकम में जाएगा, जो बकाया राशि है जोड़ देंगे और जितना भी ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया है, जो इसमें एडवांस प्राप्त राशि है, इस राशि में से घटा देंगे। अगला क्या कहता है, आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति है, दायित्व पक्ष में जाएगी। दान, मनोरंजन से लाभ और ब्याज ये आयगत मदें हैं, आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएंगी। लेकिन पुरानी पुस्तकों का विक्रय 750, जिसका पुस्तक मूल्य जो है 1,000, तो 250 रुपए क्या हो रहा है, इन पुस्तकों को बेचने से हानि हो रही है। और हानि कहाँ लिखी जाएगी, तो हानि निश्चित रूप से जो है आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में जानी है। अब क्या लिखता है, किराया, विद्युत प्रभार, प्रवक्ता शुल्क, कार्यालय, छपाई, कानूनी व्यय, सारे के सारे खर्चे हैं और खर्चे कहाँ आते हैं, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आने हैं। आगे लिखता है पुस्तकें पूंजीगत मद, क्रय पूंजीगत मद कहाँ जाएगी, चिट्ठे में जाएगी, संपत्ति पक्ष में जोड़ देंगे। नुक्कड़ व्यय आपकी कौन सी मद है, आयगत में मद है, खर्च है डेबिट पक्ष में। और जो रोकड़ का अंतिम शेष है वो अंतिम बैलेंस शीट में जो है आपका हस्तांतरित किया जाएगा। सीधी सीधी सी इंफॉर्मेशन है। बकाया अग्रिम एक तो चंदे के संदर्भ में है और अपने को हास लगाना है, ये अलग से सूचना देखनी है। तो देखो ट्रांसफर कीजिए, सब्सक्रिप्शन 32,500, 32,500 में समायोजन क्या दे रखा है, समायोजन लिखता है 750 तो बाकी है, जोड़ेंगे। और 500 रुपए जो है 2019 से संबंधित है, राशि को घटाएंगे, 750 जुड़ जाएंगे, 500 घटा देंगे, चंदा 32,500। 750 बकाया है तो कितना आ जाएगा, 33,250। और 500 रुपए जो है आपके अगले वर्ष से संबंधित है तो कितना आ जाएगा, 32,750। क्लियर है। जो बकाया है
जोड़ दीजिए और अगले वर्ष से संबंधित है तो घटा देंगे। नेक्स्ट मद कौन सी है? आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत मद है, चिट्ठे में जाएगी, यहां ट्रांसफर नहीं होगा। दान जो है डोनेशन ये आ जाएगा 2500 रुपए। कितना है? 2500। नेक्स्ट कौन सी मद है? मनोरंजन से लाभ 7250। तो 7250 जो है यहां लिख दिया जाएगा। अगली कौन सी मद दे रखी है? पुरानी पुस्तकों का विक्रय 750, जबकि इनका जो पुस्तक मूल्य है वह कितना दिया हुआ है? 1000। तो निश्चित रूप से जो 250 है वो क्या है? पुस्तकें बेचने पर हानि है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स लिख देंगे अपने 250। ये लास्ट में 250 जो है इस प्रकार से यहां लिख दिया जाएगा। अगली कौन सी ट्रांजैक्शन दे रखी है? ब्याज निश्चित रूप से इनकम है, इनकम पक्ष में आ जाएगी 350। ये इंटरेस्ट 350 रुपए। चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो लिखता है किराया, विद्युत प्रभार, प्रवक्ता, ये सभी क्या है? 5-6 मदे एक्सपेंडिचर है। आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आ जाएगी 6600 रुपए, ये आ जाएगा किराए में, ये 6600 रुपए। अगली कौन सी मद दे रखी है? विद्युत प्रभार 3200, ये भी डेबिट पक्ष में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सी मद दी गई है? प्रवक्ता शुल्क 730, खर्च है, खर्चे में आ जाएगा 730 रुपए लेक्चर्स फी। अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? ऑफिस एक्सपेंसेज 1480, खर्चा है, खर्च पक्ष में लिख देंगे 1480। ये ऑफिस एक्सपेंसेज ये आपका 1480। अगली सूचना क्या दे रखी है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रिंटिंग स्टेशनरी 1050, खर्च है, खर्च पक्ष में लिख देंगे 1050। ये 1050 जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहां पर लिखा जाएगा। अगले इंफॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कानूनी व्यय जो है 1870 रुपए। तो 1870 रुपए एक्सपेंडिचर में लिख देंगे 1870। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? पुस्तकों का विक्रय जो हानि है लिख दिया, फर्नीचर का लिख दिया। लिखेंगे अब दायित्व में, संपत्ति में नुक्कड़ नाटक पर व्यय। ये जो पुस्तकें और फर्नीचर संबंधी जो मदें हैं अपनी पूंजीगत मदें हैं, संपत्ति पक्ष में जाएगी। नुक्कड़ नाटक पर व्यय आयगत मद है, कहां लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पक्ष में। कितना? 1300 रुपए। कहां आ जाएगा? एक्सपेंसेस फॉर नुक्कड़ ड्रामा 1300 रुपए। अब देखो आय व्यय खाते में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ जो है अपना डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास की गणना रह जाती है। कितना है मूल्यह्रास? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भवन जो था 20,000 का, और भवन पर जो ह्रास है वो है 5%। तो 20,000 का 5% होता है 1000। ये जो है 1000 यहां पर लिख देंगे। 20,000 का 5% 1000 रुपए। अगली मद कौन सी दे रखी है? 3000 रुपए का फर्नीचर। फर्नीचर 3000 का जरूर है, लेकिन देखिए क्या कुछ फर्नीचर खरीदा गया है? ना तो फर्नीचर बेचा है, खरीदा जरूर है 8600 का। 3000 पहले 8600 का खरीद लिया, कितना हुआ? 11600 पर, क्योंकि लिखता है ना क्रय सहित, तो 11600 का 5% निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 580 रुपए। और पुस्तकों का कितना ह्रास आएगा? तो पुस्तकें थी कितनी? पुस्तकों का जो प्रारंभिक शेष था वो था आपका 2000 रुपए। 2000 के अतिरिक्त पुस्तकें जो खरीदी गई थी वो थी 6500। तो टोटल कितनी हुई?
8,500 और 8,500 में से 1,000 की बेच दी, तो 7,500 का जो है अपने को पुस्तकों पर हाश लगाना है, और पुस्तकों पर जो हाश की दर है वो है 10%। तो 7,500 का हम क्या लगा देंगे, 10% से हाश की गणना कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 750 रुपए। इस प्रकार से जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है तैयार हो जाएगा। अब क्या करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अपने को क्या करना है, टोटल लगाना है। डेबिट पक्ष का टोटल कितना है, या फिर जो क्रेडिट पक्ष का टोटल है वह टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो टोटल कर लेंगे 32, 34, 35,200, 35,500, 42,500 और 42,850, ये टोटल आ जाएगी। और 42,850 में से जितनी भी बने 6,600, 3,200, ये जो सारी राशियां हैं वो घटा दी जाएगी। घटाने पर जो अपना सरप्लस आएगा वो आएगा 24,040 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, अंतर की राशि आनी है। सरप्लस कितना आएगा, अंतर से निकलता है, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल घटाई जाएगी। ये 42,850 में यहाँ पर टोटल लगा देता हूँ। ये किस चीज का निर्माण हुआ, अपना आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार हो गया। अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद में तुलन पत्र बनेगा। अगर प्रारंभिक पूंजी नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग तो बनाना ही है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, रोकड़ के शेष चिट्ठे में जाएंगे, आजीवन सदस्यता शुल्क, पुस्तकें, फर्नीचर, ये सारे के सारे जो है चिट्ठे में हस्तांतरित होते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जो प्रारंभिक शेष है 20,000, 3,000, 2,000, 3 मदे तो ये। इसके अतिरिक्त जो रोकड़ का प्रारंभिक शेष है वह हम जो है हस्तांतरित कर देंगे। तो ट्रांसफर करते हैं 20 और 3 का फर्नीचर, 2,000 की पुस्तकें। भवन कितने का था, 20,000 का, और फर्नीचर कितने का दे रखा था अपने को, प्रारंभिक शेष फर्नीचर यह था 3,000 का, 2,000 की है पुस्तकें। और रोकड़ का प्रारंभिक शेष कहां से मिलेगा, जो प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष है, कितना दे रखा आपको, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष जो है 2,270 रुपए अपने को दिए हुए। ये 2,270 जो है अपने यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से जो है प्रारंभिक जो चिट्ठा है वो आपका तैयार किया जाएगा। टोटल कर लें 22, 20, 3, 23, 2, 25 और 2, 27,270। ये 27,000 यही क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल फंड आ जाएगा। और इस पूंजी को उसको क्या करोगे, जो अंतिम चिट्ठा तैयार होता है उसमें यह राशि ट्रांसफर की जाती है। तो 27,270 जो है यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है अपने को, जो सूचनाएं दे रखी है वो सारी की सारी यहां पर लिखेंगे। भवन कितना था, भवन अपने को दे रखा था 20,000 का, जिस पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया था, तो कितना रह गया था, 19,000 का। फर्नीचर कितना था, फर्नीचर जो अपने को दे रखा था वो दे रखा था 3,000 का, तो जो है प्रारंभिक शेष ये यहां पर लिया था। और फर्नीचर खरीदा कितना था, फर्नीचर जो हमने खरीदा था वो था 8,600, तो 3 और 8 11,600, 580 जो इसमें से डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। ये फर्नीचर जो है 3,000, ये आपका 8,600, तो टोटल आ गया 11,600, और 580 जो है इसमें से घटाया जाएगा, तो 11,020 जो है फर्नीचर का मूल्य आ जाएगा। पुस्तकें कितनी थी, पुस्तकें थी 2,000 की, कितनी खरीदी गई थी, ये आपका प्राप्ति भुगतान खाता बताता है कि 6,500 की जो है पुस्तकें खरीदी गई है। 6,500 में से 1,000 के पुस्तक मूल्य की बेच दी गई है। तो फर्नीचर जो 2,000 था 6,500 की और खरीदी, तो ये आया 8,500, इसमें से 1,000 की बेच दी, तो कितना बचा अपना
1000 की बेचने पर जो राशि बचती है वो थी 7500 और 10% से डेप था 750 रुपए। कितना था डेप? $6750। ये क्या आ जाएगा अपना पुस्तकों का मूल्य। 750 जो है पुस्तकों में से घटा दिया, 6750 जो है यहां पर लिख दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या है, कैश के प्रारंभिक और अंतिम शेष जो है वो कितने दिए गए हैं। कैश ओपनिंग तो ओपनिंग में चला गया, क्लोजिंग जो है 8040 तो कैश में और 9500 जो है बैंक में। ये 8040 और 9500 जो है वो क्या आ जाएगा आपका बैंक का बैलेंस। और क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, तो प्राप्ति भुगतान खाता बताएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है 3250 रुपया जो है पूंजी में जोड़ा जाएगा। ये 3250 जो है यहां पर अपने क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। इसको हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ लिख देते हैं 27270 को, क्योंकि ये समायोजन भी तो करने हैं ना अपने को। ये हमने जो है अंदर की तरफ हस्तांतरित कर दिया। और जो सरप्लस है उस राशि को भी जोड़ देंगे। सरप्लस कितना निकाला था आपने ने? सरप्लस जो निकाला था वो था 24,040 रुपए। जो सरप्लस है वो जोड़ देंगे। ये 24,040 सरप्लस की जो अमाउंट है, राशि जो है वो इसके अंदर जोड़ देंगे। टोटल जो है बाहर आ जाएगी। अब क्या बचता है, सब्सक्रिप्शन। चंदे के बारे में क्या कहा गया था, जो सब्सक्रिप्शन है 750 रुपए चंदा तो अभी भी बकाया है, यह तो संपत्ति पक्ष में जाएगा। और 500 रुपया जो है अगले वर्ष का प्राप्त कर लिया, ये कहाँ जाएगा, दायित्व पक्ष में जाएगा। तो दायित्व पक्ष में तो आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 जो एडवांस प्राप्त किया है, और 750 जो बकाया है वह राशि जो है अपन यहां पर ले लेंगे। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट जो है उसकी हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो 27 और 3 30, 30 और 24 54, 54,560 तो ये आ जाएंगे। और 500 जोड़ोगे तो 51,000 जो है अपना 100, ये क्या अपनी टोटल आ जाएगी। बैलेंस शीट का जो सम है वो इस प्रकार से निकल जाएगा। 54 और 1 55। ये बैलेंस शीट की टोटल जो है इस प्रकार से आपकी लगा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्न प्राप्ति व भुगतान खाता इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2018 को आय व्यय खाता या तुलन पत्र जो है तैयार करना है। सूचनाएं जो हमें दी गई है वे इस प्रकार है। 31 मार्च 2017, देखिए जो तैयार करना है वो है 31 मार्च 18 का, यानी जो 31 मार्च 18 की सूचनाएं होगी वे तो चालू वर्ष से संबंधित होगी, चालू वर्ष में प्राप्त की गई अग्रिम राशि या बकाया राशियां। लेकिन 1 अप्रैल का कह दे या 31 मार्च 18 की जगह 17 का कह दे तो वो गत वर्ष से संबंधित है। तो चंदा जो है, सब्सक्रिप्शन जो है, प्रारंभ में 1200 और अंत में 3200 रुपए अप्राप्त यानी बकाया दिया गया है। 31 मार्च 18 यानी वर्ष के अंत में लोकर का किराया 250 जो है अप्राप्त बकाया जोड़ा जाएगा। और वेतन का 1000 बकाया है तो ये भी एंड का बकाया है, इस राशि को भी जोड़ा जाएगा। 1 अप्रैल 2018 यानी वर्ष के प्रारंभ में जो सूचनाएं दे रखी है वो लिखी है अपने को। भवन 36,000 का, फर्नीचर 12,000 का,
खेल का सामान 17,500, इन मदों पर 10% से हास्य भी लगाना है। ये 1 अप्रैल 2017 की मदें होगी, ठीक है। 18 प्रिंटिंग एरर है। फिर लिखता है 31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर प्राप्ति भुगतान खाता। ये सभी की सभी जो है प्राप्तियां हैं, ये भुगतान है। इसके अंतर्गत क्या करना है, ये सारी की सारी क्या है, आयगत मदें हैं। आयगत मदों को अलग करेंगे और पूंजीगत मदों को अलग करेंगे। आयगत मदें कहाँ जाएगी, निश्चित रूप से आय और व्यय खाते में जाएगी। और जो पूंजीगत मदें हैं, जैसे फर्नीचर का क्रय है, खेल का सामान है ना, ये जो आपका आजीवन सदस्यता शुल्क है, ये सारी की सारी जो है आपकी पूंजीगत मदें हैं। संपत्ति पक्ष में इनका हस्तांतरण किया जाएगा। ये मदें कैश, ओपनिंग और जो क्लोजिंग, ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट चिट्ठे में जाएंगी, तुलन पत्र में जाएंगी, क्योंकि पूंजीगत मदें हैं। तो हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। सिस्टम क्या है, सीधा सीधा सा, ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है, इससे संबंधित जो आयगत मदें हैं उनका हस्तांतरण करेंगे, बकाया अग्रिम का समायोजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चंदा जो है 52,000 रुपए जो है वह लिया जाएगा। इसमें से जो बकाया अग्रिम है उनका समायोजन करेंगे। वर्ष के प्रारंभ का जो बकाया है, यानी प्राप्त राशि में जोड़ा गया है, घटा देंगे। और अंत में बकाया यानी प्राप्त नहीं हुआ लेकिन चालू वर्ष की इनकम है, उस राशि को जोड़ा जाएगा। तो 3200 रुपए तो जोड़ देंगे और 1200 रुपए जो है घटा देंगे। कितना है सब्सक्रिप्शन, 52,000। ये सब्सक्रिप्शन हमने लिया 52,000 यानी 52,000 रुपए। और वर्ष के अंत में जो बकाया है वह कितना दे रखा है अपने को, 3200 जोड़ देंगे, 1200 घटा देंगे। ये 3200 यानी 55,200 और 1200 इसमें से क्या कर दिया जाएगा, घटा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन यानी चंदे से जो होने वाली इनकम है 54,000 यानी 54,000। अब प्राप्ति भुगतान खाते में अगली मद क्या दे रखी है, आजीवन सदस्यता शुल्क यहाँ आएगा नहीं, लोकर का किराया ले लेते हैं। कितना दे रखा है अपने को, 1250 रुपए। लोकर के किराए के संबंध में बकाया अग्रिम भी है क्या, 250 अप्राप्त है। तो 250 निश्चित रूप से इसमें जोड़े जाएंगे। तो 1250 है, 250 जो है इसमें अंतर जोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा अपना 1500। और क्या आ जाएगा, प्रवेश शुल्क ये दे रखा है 3,200। कोई बकाया अग्रिम है नहीं, तो प्रवेश शुल्क जो है सीधा लिख देंगे 3,200 रुपए। इसके अलावा क्या दे रखा है, पुराने खेल के सामान की बिक्री है 2,500 रुपए, लेकिन लागत मूल्य जो है 2,200 रुपए। तो 2,500 रुपए में बेचा गया है, लागत मूल्य है 2,200, तो 300 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। और लाभ की राशि जो है आय व्यय खाते के क्रेडिट में जाएगी। तो 300 रुपए जो है हम यहां पर लिख देंगे। इसके अलावा कौन सी मदें दे रखी है प्राप्ति भुगतान खाते में, पुराने अखबार की बिक्री 750 इनकम है, आय पक्ष में चली जाएगी। ये अपना 750 यानी 750 रुपए। और कौन सी मद दे रखी है, वसीयत यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि वसीयत कहाँ जाएगी, अपनी पूंजीगत मद है चिट्ठे में। वेतन, बिजली बिल, ये सारा का सारा किस में आएगा, आयगत मदें हैं डेबिट में। पर हो सकता है समायोजन हो, देख लेते हैं। वेतन के 1,000 रुपये बकाया है, तो जोड़ करके लिखेंगे जितनी चुकाई गई राशि है इसमें यह 1,000 जो वेतन की बकाया राशि है जोड़ देंगे। तो 1,000 बकाया, वेतन है 11,000, तो कितना आ जाएगा 11,000। 1,000 आपका हो गया बकाया, यहाँ आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। सैलरी के बाद में अगली मद कौन सी है, नेक्स्ट मद है बिजली व्यय 5500 रुपये। तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ये 5500 रुपये जो है हम यहाँ पर लिख देंगे।
और बिजली व्यय के बाद में कौन सी मदें दे रखी है अपने को? बिलियर्ड्स खेल की टेबल पूंजीगत मद है, अपने संपत्ति में जाएगी। कार्यालय व्यय कितना दे रखा है? 4100। प्रिंटिंग स्टेशनरी 2300, ये क्या है? आयगत मद है, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आएगी। तो 4100 ऑफिस एक्सपेंसेस। और क्या दे रखा है? प्रिंटिंग स्टेशनरी 2300 रुपए, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी 2300 रुपए। नेक्स्ट मद क्या दे रखी है अपने को? टूर्नामेंट के लिए तो निधि बनाई है, तो निधि में से घटाएंगे। मैदान की जो मरम्मत है वो 2000 रुपया यहाँ आ जाएगी। ये मैदान की मरम्मत जो है आपकी 2000 यानी 2000। और कौन सी मद रह गई अपनी? फर्नीचर का क्रय, खेल का सामान आता नहीं है। स्थायी जमा, स्थायी जमा 10%। देखो वर्ष के प्रारंभ में ही दे रखा है आपको 30,000 पर जो है अपने को 1 जनवरी 2018 से लेना है 31 मार्च 18 तक, यानी 3 महीने का जो है ब्याज। गिन लीजिए 1 जनवरी 2018 से जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर दिसंबर होता तो पूरे वर्ष का होता, 3 ही महीने, तो 3 महीने का 30,000 का जो 10% है वो हम लिख देंगे। क्या है? खर्च या इनकम? तो जो फिक्स डिपॉजिट है इस पर ब्याज प्राप्त होता है, व्यापार की इनकम है, इनकम पक्ष में लिख देंगे। ये आ जाएगा 30,000, 10% और 3 महीने का, इसलिए 3/12 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 3000 और 750, 750 रुपया जो है यहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा। अब क्या बचता है? संपत्तियों पर हाश। कितनी है संपत्तियां? संपत्तियां जो आपको दे रखी है 36,000 का भवन है, फर्नीचर 12,000 का, खेल का सामान है 12,500 का, 10% से हाश लगाइए क्रय सहित। भवन कितना दे रखा है आपको? 36,000 का। तो पहले तो भवन देखिए कितना खरीदा है, कितना नहीं खरीदा है। तो भवन के अंतर्गत भवन बेचा है क्या? नहीं बेचा। क्या भवन खरीदा है? खरीदा भी नहीं है। तो 36,000 का 10%, 3600 भवन का हाश आ जाएगा। और भवन के बाद में कौन सी मद दी गई है? भवन के बाद में लिखा है फर्नीचर जो है 12,000 का। तो कितना फर्नीचर खरीदा है इसमें जोड़ देंगे, घटाएगी राशि कौन सी होगी? जो फर्नीचर बेचेंगे। जो शेष रहेगा उस पर हाश लगा देंगे। तो फर्नीचर कितना दे रखा है? 12,000 का। क्या फर्नीचर बेचा है? नहीं। खरीदा है 7,700। तो 12 और 7 19,700, 19,700 का 10% निकाल लेंगे। 1970। अगला ट्रांजैक्शन कौन सा बच रहा है अपना? ये लिखता है खेल का सामान जो है 17,500 है। तो 17,500 के ऊपर खेल का सामान 2,200 रुपए की लागत का बेचा गया, ये घटा देंगे, और 12,000 की लागत का खरीदा गया है। तो पहले कितना था? 17 और 12 कितना हो जाएगा? 29,500। 29,500 में से 2,200 घटा देंगे तो 27,300 का जो है 10% यहां पर हम निकाल लेंगे। $27,300 का 10%। पहले कितना दे रखा था अपने को? ये दे रखा था अपने को 17,500। 17,500 में कितना जोड़ा अपने ने? 12,000। तो 27,500। 27,500 में से अपने ने 2,200 घटा दिया तो कितना आ जाएगा अपना जो बैलेंस है वो 27,300 का 10%, 2,730। ये इस प्रकार से जो है अपने ने आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर लिया। अब यहाँ की टोटल लगा देंगे 54, 1 55 और 3 58,700, 59 और 61,000, 60,500। तो 60,500 जो टोटल अपनी इनकम है इसमें से इन खर्चों को 12, 5, 17, 4, 19, 2, 21, 23, 24, 27, 27 और 2, 29, 29,900
30,870 ये समथिंग जो भी है सारी राशि घटा देंगे तो सरप्लस जो आएगा वो आएगा अपना 26,300 रुपए। ये आपका आ जाएगा सरप्लस। टोटल लगा देंगे 60,500। ये क्या बनाया अपने ने? आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। अब क्या बनाना है? तुलन पत्र, प्रारंभिक भी और अंतिम भी। प्रारंभिक में तो क्या आएगा? जो ओपनिंग शेष है 36,000, 12,000 और 17,500, और वर्ष के प्रारंभ में जो बकाया चंदा है 12,000 और इसके अतिरिक्त 1,200 रुपये, और रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष है वह राशि आ जाएगी 7,890। ये राशि हस्तांतरित करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 1,200 रुपये, ये सब्सक्रिप्शन जो है अपना आ जाएगा 1,200। बिल्डिंग कितना था? भवन कितना था? 36,000 रुपये। ये 36,000 रुपये जो है बिल्डिंग लिख देंगे। फर्नीचर का प्रारंभिक शेष कितना दिया हुआ था? फर्नीचर का जो प्रारंभिक शेष था ये अपने को दे रखा था 12,000 का, और खेल जो है 17,500 का। और रोकड़ का प्रारंभिक शेष प्राप्ति भुगतान खाते का जो डेबिट शेष है वह राशि दे रखी थी। कितनी थी? 7,890। ये जो अपना प्रारंभिक शेष आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे? इसकी टोटल कर देंगे। जो अंतर है वो कैपिटल फंड आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 74,590। यही कैपिटल फंड आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 74,590। अब क्या करना है? अंतिम चिट्ठा तैयार करना है। अंतिम चिट्ठे में सबसे पहले तो पूंजी कोष ही चला जाता है 74,590। ये 74,590 यहां आ जाएगा। अब अन्य मदें कौन कौन सी दे रखी है? तो प्रारंभ से देखिए अपना जो सब्सक्रिप्शन था, जो अंतिम बकाया संपत्ति पक्ष में, किराया जो है अंतिम बकाया, यह भी अपने लिखा जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा? बकाया 3200, और लोकर का जो किराया प्राप्त होना चाहिए था वो बकाया कितना था? 250। बिल्डिंग यानी भवन कितना दे रखा था? 36,000, और 36,000 पर 10% से हाश 3600 घटा करके, तो कितना आ जाएगा? 32,400 रुपए। इसके बाद में क्या दे रखा था? फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया गया था अपने को? फर्नीचर जो दे रखा था वो था प्रारंभिक शेष तो है 12,000। 12,000 में कितना जोड़ा गया? 7,700। तो 19,700 में से 1,970 घटाया जाएगा। फर्नीचर 12,000, ये था 7,700। टोटल आ गया 19,700। 19,700 में से 1,970 जो है फर्नीचर की जो राशि है वो घटा दी गई। तो घटाने के बाद में कितना आ जाएगा? 17,730। ये जो है फर्नीचर की घटाई जाने वाली राशि है जो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में कौन सी संपत्तियां हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? जो प्रारंभिक शेष था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वो था 17,500। 17,500 में जो खरीदा गया है वो है 12,000, और बेचा गया कितना है? 2,200। बचे हुए पर जो है हाश भी लगाया गया है। कितना आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? प्रारंभिक जो शेष दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वो था अपना 17,500, और कितना खरीदा गया था? 17,500 में 12,000 जो है और खरीदा गया था। तो ये कितना आया था? 29,500। 29,500 में से 2,200 की लागत का बेचा गया था, तो कितना बचा था? 27,300। और 27,300 का 10% 2,730 जो है इस पर हाश की गणना जो है वो की गई थी।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर जो हास है वो कितना था, 2730 घटाने के बाद आ गया आपका 24,570 रुपए। इसके अलावा और कौन सी असेट्स थी, तो इसके अलावा अपना प्राप्ति भुगतान खाता, ये देखिए अपना बिलियर्ड टेबल 17,500, रोकड़ का प्रारंभिक शेष और बैंक अंतिम शेष और बैंक का अंतिम शेष, तो 17,500 ये लीजिए। और कैश का प्रारंभिक शेष कितना दे रखा था, कैश का अंतिम शेष जो दे रखा है वो है 12,690 और बैंक का 10,000। और क्या सूचनाएं दे रखी थी प्राप्ति भुगतान खाते में, डिपॉजिट दे रखा था अपने को, इस पर जो ब्याज है 30,000 प्लस 30,000 पर जो ब्याज है 750, यानी 30,750 जो है फिक्स डिपॉजिट लिखा जाएगा। ये जो है संपत्ति पक्ष अपना क्लियर। दायित्व पक्ष में क्या रहेगा, अपने ने कैपिटल फंड ले लिया, सरप्लस जोड़ा जाएगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जोड़ी जाएगी, या अन्य कोई पूंजीगत मदें हैं वह राशि भी जैसे लेगेसी है वो इसके अंतर्गत जोड़ी जाएगी। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है दायित्वों से संबंधित, सबसे पहले तो वेतन का ही बकाया 1,000, तो वेतन का बकाया दायित्व पक्ष में जो है अपने 1,000 लिख देंगे। अब टूर्नामेंट के लिए फंड यानी निधि कितनी बनाई गई थी, ये अपना प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार 26,000, इसमें से 18,500 जो है खर्च, ये घटा देंगे, तो 26,000 में से 18,500 लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा अपना 7,500 रुपए जो है टूर्नामेंट से संबंधित है। अब कैपिटल फंड ले ही लिया है, नेक्स्ट मदे कौन सी है, आजीवन सदस्यता शुल्क 2,200 रुपए, और क्या दे रखा है वसीयत जो है 37,500। और लेगेसी कितनी दे रही है अपने को 37,500। इसके अलावा क्या जोड़ना है, सरप्लस जो आधिक्य है आय व्यय खाते का अंतर, कितना दे रखा है सरप्लस, सरप्लस जो दे रखा है वो निकाला है अपने ने 26,300 रुपए। ये सरप्लस भी जो है अपनी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, और क्या कर लेंगे इन चारों की जो टोटल है वो आगे ट्रांसफर कर देंगे, 1,40,590। ये सारी संपत्तियां और दायित्व लिख दिया। दायित्व की टोटल 1,000 और 7 8,500, 8 जोड़ोगे तो 1,48 और 5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1,49,090, ये टोटल लगा देंगे। ये इस प्रकार जो है आय व्यय खाते में अपने आय व्यय खाता तुलन पत्र अगर प्रारंभिक पूंजी कोष नहीं दिया गया तो प्रारंभिक बैलेंस शीट बनाएंगे, और इस प्रकार से जो है हम अंतिम चिट्ठा तैयार करेंगे। तो अलाभकारी संस्थाओं में फिलहाल के लिए इतना ही, इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।